बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। दिखा दूंगा पीवाईक्यू करके, सारी चीजें इसी में रहेंगी, पूरा कंप्लीट पैकेज रहेगा और इसके बाद वेव ऑप्टिक्स में कोई इशू नहीं आएगा आप लोगों को। बस एक चीज आपको बोलूंगा, एंड तक प्लीज देखना, बीच में मत छोड़ के जाना, क्योंकि बीच में अगर आप छोड़ दोगे तो फिर वापस वही प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर नहीं होंगे। ये स्ट्रक्चर बता दो ये क्या है, या फिर यहाँ पे प्रिज्म रख दिया है तो यहाँ पे वेव फ्रंट कैसा बनेगा, वो सारी चीजें बता दो। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, वेव फ्रंट हमेशा प्रोपगेशन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर बनेगा। अब मेन गेम आता है इंटेंसिटी पे, क्योंकि सवाल जवाब इंटेंसिटी से भी आता है। तो इंटेंसिटी क्या होती है? अभी जो फेज डिफरेंस है टाइम गैप की वजह से भी होता है और पाथ डिफरेंस की वजह से भी होता है, और पाथ डिफरेंस का फेज डिफरेंस हमको पता होना चाहिए। When light of wavelength 400 nanometer was used, the angular width of the first minimum formed on a screen placed, okay? तो पता चल गया क्या I net की वैल्यू I नॉट के टर्म्स में कितनी है? भाई इसका आधा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, मतलब I net जो आ रहा है that is turning out to be जो भी मैक्सिमम है उसका आधा। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। तो मेरे पूरे माथे पे ऊपर इधर 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 हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है ऑसिलेट कर सकता है। सो क्या पता चला हमें? पोलराइजेशन किस किस से हो सकता है? पोलराइजेशन पोलरॉइड एनालाइजर पोलराइजर के थ्रू हो सकता है, या फिर स्कैटरिंग के थ्रू हो सकता है, या फिर रिफ्लेक्शन के थ्रू भी हो सकता है। अगले सेशन में हम क्या करने वाले हैं? हम मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 1 पार्ट 2 करेंगे और सेमीकंडक्टर। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको हम कंप्लीट करेंगे और बस फिर। हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? आई सपोज सब बढ़िया है, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। सो आओ यार, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। हर साल एक क्वेश्चन तो यहां से आएगा ही आएगा, और बहुत सिंपल टॉपिक है। इतना सिंपल टॉपिक है ना, क्या बताऊं। गिनती की इसमें 3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये हाइगेन्स प्रिंसिपल, दूसरी हो जाती है आपकी वाईडीएसई, तीसरी हो जाती है पोलराइजेशन। इसी से क्वेश्चन आना है। दिखा दूंगा पीवाईक्यू करके, सारी चीजें इसी में रहेंगी, पूरा कंप्लीट पैकेज रहेगा और इसके बाद वेव ऑप्टिक्स में कोई इशू नहीं आएगा आप लोगों को। सो यार जितने भी लोग हो, जितने भी लोग सेशन देख रहे हो, प्लीज लाइक कर दो सेशन को, और साथ ही साथ एंड तक देखना। जितने भी डाउट, जितनी भी प्रॉब्लम वेव ऑप्टिक्स में आती होंगी, अगर आप लोगों को आता है, नहीं आता, जिस भी सिचुएशन में हो, अगले 40 मिनट में आप ये चैप्टर पे कॉन्फिडेंस पालोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है? सो बहुत ही बढ़िया सेशन है यार। बस एक चीज आपको बोलूंगा, एंड तक प्लीज देखना, बीच में मत छोड़ के जाना, क्योंकि बीच में अगर आप छोड़ दोगे तो फिर वापस वही प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर नहीं होंगे। और क्वेश्चंस इस हिसाब से आते हैं कि दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यू लाइक दैट, कि आपको पूरे चैप्टर की एक अंडरस्टैंडिंग हो, एक टॉपिक समझ में आता हो, तभी आप पता कर पाओगे कि यार पोलराइजेशन का क्वेश्चन है या फिर अपना वाईडीएसई का क्वेश्चन है। तो सारी की सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम वेव ऑप्टिक्स का, और वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले जो चीज आती है वो है ह्यूगिन्स वेव थ्योरी। ठीक है? सो इस आदमी ने क्या बोला था? देखो, इस आदमी ने सिंपल ये बोला था कि एक जो बॉडी है दैट एमिट्स लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम ईच पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज अ सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम विच वेव स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है? बताता हूं इसके बारे में, और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बताता हूं। चलो देखो क्या था सीन। इससे पहले की जो हमने ऑप्टिक्स में चीजें करी हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स जो बात की, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, हमने जितनी भी बातें की अभी तक, हमने वेव्स को हमने अभी तक एक सेगमेंट नहीं डिफाइन किया कि लाइट में दोनों नेचर एग्जिस्ट करते हैं। कौन से? पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। ठीक है? अब पार्टिकल और वेव नेचर को कौन कौन डिफाइन करता है? तो देखो, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और उसमें कुछ ऐसी चीजें हमें पता चली, या फिर इसके बजाय बेसिकली एक फिनोमेना होता है जिसे बोलते हैं हम डिफ्रैक्शन। ठीक है? एक फिनोमेना होता है जिसे हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन, और ये डिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जो कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कभी फॉलो नहीं कर सकता। मतलब डिफ्रैक्शन ऐसी चीज है जो कि कोई भी बॉल है, बॉल अगर पार्टिकल है, मान लो बहुत सारे मैंने बॉल्स फेंकी कहीं पे, तो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना शो नहीं करेंगे। डिफ्रैक्शन इज अ फिनोमेना व्हिच इज शोन ओनली बाय वेव्स। और उस फिनोमेना के बाद ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद एक चीज क्लियर हो गई कि भाई लाइट में एक वेव भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है? सो उसी से रिलेटेड पूरा का पूरा चैप्टर है। सबसे पहले ये वेव थ्योरी है, इस वेव थ्योरी को समझते हैं और वेवलेट्स को जानते हैं। क्या बोला गया इसमें, वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट क्या है, तो उन सबके बारे में जानेंगे हम, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और ये तक समझेंगे कि भाई क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। तो आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू तो मैंने दे दिया, चैप्टर में है क्या, चैप्टर में वही सिद्धांत है कि भाई लाइट में जो वेव नेचर है उससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है उसकी स्टडी करना है। ठीक है, चलो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे क्या होता है, ह्यूगिन्स वेव थ्योरी ने ये बोला था कि लाइट जब ट्रैवल करती है ना, लाइट जब ट्रैवल करती है
तो बेसिकली होता क्या है कि सपोज बहुत सारे सोर्सेज, बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज बनते हैं, ठीक है। लाइट सपोज इस तरीके से ट्रैवल कर रही है, यहां से लाइट है, ये लाइट इधर जा रही है, ठीक है। अभी जो लाइट जा रही है इसमें एक पर्टिकुलर आप ऐसा वेव फ्रंट बनाओगे और इस वेव फ्रंट पे सेकेंडरी सोर्सेज एस्टैब्लिश हो जाएंगे, ठीक है। फिर सेकेंडरी सोर्सेज अपनी अलग लाइट रेज देंगे, ठीक है, ये ऐसे देंगे। और लोकस मतलब एक ऐसा फेज, एक फ्रंट ऐसा बना दोगे जिसपे सब सेम फेज में है, तो एक दूसरा वेव फ्रंट बन जाएगा। फिर वो दूसरा वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सेकेंडरी सोर्सेज बन जाएंगे। तो इस हिसाब से लाइट का प्रोपोगेशन होता है। लाइट के प्रोपोगेशन के बारे में बात की थी ह्यूगिन्स ने, ठीक है। अब आओ, इसमें वेव फ्रंट से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं, ठीक है। आपको दिखाऊंगा भी वेव फ्रंट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें मोस्टली उन्हीं को डील करना है। तो सबसे पहला केस जो है यहां पे कि लाइट रे इधर जा रही है और वेव फ्रंट ये है, तो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं कि भाई ये स्ट्रक्चर बता दो, ये स्ट्रक्चर बता दो, ये क्या है, या फिर यहां पे प्रिज्म रख दिया है तो यहां पे वेव फ्रंट कैसा बनेगा, वो सारी चीजें बता दो। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, वेव फ्रंट हमेशा प्रोपगेशन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर बनेगा। क्या बनेगा? वेव फ्रंट, यहां पे नोट बना लो, एक नोट क्या है कि वेव फ्रंट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। एक ये चीज तो हमें क्लियर कट समझ लेनी है और बना लेनी है, और उसी के हिसाब से हम आगे की चीजें बताएंगे, ठीक है। ओके सर, बढ़िया। तो यहां पे देखो लाइट सपोज ऐसे जा रही थी, अब लाइट ऐसे जा रही थी, एक लाइट रे बना लेते हैं, ये ऐसे जाएगी, ठीक है, ये इधर जाएगी, तो फिर क्या होगा, ये भैया इसको टुवर्ड्स द नॉर्मल जाने, टुवर्ड्स द नॉर्मल कुछ इस तरीके से जाएगी, इधर पे वापस फिर एक नॉर्मल बनेगा और फिर वो कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। सो लाइट का जो डायरेक्शन है, देखो जरा ध्यान से कैसा बन रहा है। लाइट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का बना, लाइट का डायरेक्शन यहां से ऐसे गई, फिर यहां से इधर चली गई और फिर यहां से ऐसे जा रही है, ठीक है। सो लाइट बेंड हो गई है ना, डिविएट हो गई अपने रास्ते से। सो यहां पे जितनी भी लाइटें हैं सब इस डायरेक्शन में जा रही है, समझ रहे हो, ठीक है। सो वेव फ्रंट इनिशियली ऐसा बनेगा और बाद में वेव फ्रंट कैसा बनेगा, ये बनेगा। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं हम? इसको रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट है और ये इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है। आई थिंक आप सभी को ये चीज समझ में आ चुकी है। और दूसरा एनालिसिस देखते हैं, रिफ्रैक्शन के केस में वेव फ्रंट कैसा बनता है। तो भाई स्ट्रेट लाइंस आ रही थी, स्ट्रेट एकदम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां मिलेंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन? वो मिलेंगी फोकस पे। सो वेव फ्रंट कैसा बन जाएगा भाई? वेव फ्रंट को तो परपेंडिकुलर बनना है, वेव फ्रंट को कैसा बनना है? परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर कुछ इसी तरीके का बनेगा, देख लो, ये हो जाएगा वेव फ्रंट, ये हो जाएगा वेव फ्रंट। समझ में आया? ये आपके वेव फ्रंट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वेव फ्रंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट रिफ्रैक्शन के केस में देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर रखा हुआ है, लाइट रेस पैरेलल हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? लाइट रे ऐसी जाएंगी और फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन यहां मिलेंगी, देख लो यहां मिलेंगी, कहां पे? फोकस पे मिलेंगी। तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा? वेव फ्रंट ऐसा बनेगा, ये रहा वेव फ्रंट का डायरेक्शन, ठीक है। कैसे पता करेंगे सर? परपेंडिकुलर होना चाहिए लाइट के प्रोपगेशन से। समझ में आया ये मॉडल समझ में आया? वेव फ्रंट कैसे पता करना है, यही बस वो वेव थ्योरी, यही वो थ्योरी बताता है ह्यूगिन की, ठीक है। ओके सर, बढ़िया, चलो बढ़िया, समझ में आ गया। अब बात करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरफेरेंस समझने के लिए। और इंटरफेरेंस बेसिकली किसमें? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस किस हिसाब से होगा, ठीक है। पहली चीज तो ये, उससे रिलेटेड डेटा का एनालिसिस कैसे होगा, वो सारी की सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के तहत इंटरफेरेंस समझना बहुत जरूरी है। सो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स तो देखो हम 11वीं कक्षा में वेव्स में पढ़ चुके हैं कि दो वेव्स हैं जो कि सुपर इंपोज होने वाली हैं। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल रहेगा वो अलजेब्रिक सम हो जाएगा y1 और y2 के, ठीक। y1 और y2 का अलजेब्रिक सम हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा y रिजल्टेंट, ये हो जाएगा मेरा y रिजल्टेंट। ओके सर, ठीक है। अब इसी का एनालिसिस करके हम क्या निकालना चाहते हैं? इसी का एनालिसिस करके हम बताना चाहते हैं इंटरफेरेंस की कंडीशन। तो इंटरफेरेंस की कंडीशन बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंटरफेरेंस की कंडीशन समझना। क्या होती है कि सपोज दो वेव्स मिल रही हैं, ठीक है। एक वेव है y इज इक्वल टू a1 साइन ऑफ kx प्लस ओमेगा t, दूसरी वेव है y2 इज इक्वल टू a2 साइन ऑफ kx प्लस ओमेगा टी प्लस फाई। तो देख सकते हो उन दोनों वेव्स में अंतर क्या है? दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड अलग अलग है और दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस है, किसका? फाई का। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस किसका है?
फाई का। अब इसको हम वेक्टोरिकली ऐड करते हैं, ठीक है, फेजर मेथड से ऐड करते हैं और बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि बॉस जो नेट रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, y इज इक्वल टू ए नेट साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, इस पे हमें फोकस किस पे करना है, बताऊंगा, थीटा ही बताऊंगा, ए नेट भी बताऊंगा, लेकिन हमें इस पे फोकस इस पे करना है, ए नेट पे, नेट एम्पलीट्यूड पे करना है, क्योंकि नेट एम्पलीट्यूड से ये बता पाऊंगा कि भाई इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगी, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ए स्क्वायर, और इंटेंसिटी का ही पूरा गेम है किसमें, वाईडीएससी में, पूरा इंटेंसिटी का गेम है, पूरा नेट एम्पलीट्यूड का, लाइट डार्क फ्रिंजेस बनती है, तो पूरा गेम इसी का है। ठीक है, अब ए नेट की वैल्यू बताओ सर, ए नेट कैसे बताने वाले थे आप। सो ए नेट जो मेरा हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 कॉस ऑफ फाई। समझ में आया मेरे भाई, ए नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 कॉस ऑफ फाई, जहां पे फाई है दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस, यहां पे फाई है। ठीक है सर, बढ़िया, समझ में आ रहा है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। ये आपको एक्सप्रेशन याद कर लेनी, नहीं समझ में है तो भी याद कर लो, अगर इसको याद कर लिया तो काम बन गया कि नेट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 cos ऑफ फाई। अब इसको जरा एनालाइज करो, और मुझे बताओ इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कब कब होंगी, तो सर इसकी वैल्यू a1 a2 और फाई पे डिपेंड कर रही है। अब a1 a2 तो भाई देखो मैक्सिमम मिनिमम जो भी होंगे वैल्यू गिवन है, वेव से तो हम लड़ नहीं सकते। हाँ, हम एक काम जरूर कर सकते हैं, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है ना फाई, उसका भी कुछ पैरामीटर है, इससे हम इसको मैक्सिमम या मिनिमम करेंगे। तो मैक्सिमम का केस तब आएगा, मतलब ए विल बी मैक्सिमम, कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 इंटू 1, मतलब cos फाई कितना हो जाएगा मेरा, cos फाई हो जाएगा 1। ठीक है, ए मैक्स कब हो जाएगी, when cos of phi is equal to 1। अब cos phi 1 कब होता है सर, cos phi 1 कब होता है भाई, 0 पे होता है, 2 पाई पे होता है, 4 पाई पे होता है, 6 पाई पे होता है, पाई पे होता है, 180 डिग्री पे होता है, नहीं, -1 होता है। तो यानी कि फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2n पाई। समझ में आया भाई, तो ये a max आ गया, a max की वैल्यू कितनी आ रही है, a max is turning out to a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर है ना, आइडेंटिटी देखो, उसका अंडर रूट कर लोगे तो कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ a1 प्लस a2, ये आ गया मेरा a max। ठीक है, ये आ गया मेरा a max। उसके बाद a मिनिमम भी बता सकते हो क्या सर, बिल्कुल बता सकता हूं यार, a मिनिमम क्या आ जाएगा, a मिनिमम हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a1 a2, सिंपल। cos फाई क्या ले लूंगा मैं, cos फाई ले लूंगा मैं -1, cos फाई कितना ले लूंगा मैं, cos फाई ले लूंगा -1 ले लिया, देखो ये आ गया, ये क्या है, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, और a मिनिमम करूंगा, इसका अंडर रूट था, तो a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ a1 माइनस a2। यहां पे तो मॉड ना भी लगाओ तो दिक्कत नहीं, यहां पे तो मॉड होना ही चाहिए, यहां पे तो मॉड की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही आएंगे, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, समझ रहे हो, हाँ सर समझ रहे हैं। अब इसकी वैल्यू कब आई थी सर, ये तब आया था व्हेन cos ऑफ फाई वाज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, मतलब पाई पे है, 3 पाई पे है, 5 पाई पे है, 7 पाई पे है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पे ये सिनेरियो आ रहा है, समझ रहे हो बात को। तो मैक्सिमम ये हो गया और फाई की वैल्यू ये आ गई, यानी cos फाई कितना है, cos फाई मेरा -1 है, और फाई की वैल्यू आ जाएगी 2n प्लस 1 पाई। ठीक है, ओके, तो बस समझ गए यार आप लोग समझ गए, क्या समझ गए सर, कि ये जो सिनेरियो आप देख रहे हो, ये सिनेरियो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, किसका भाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। ठीक है, और ये जो सिनेरियो आप देख रहे हो, ये किसका सिनेरियो है, ये सिनेरियो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, डाउट का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो बस ये दोनों सिनेरियो है और यही याद रखना है, इनको याद रख लिया तो काम बन जाएगा, ठीक है सर, बढ़िया, मान लेते हैं आपकी बात। और कुछ आगे बातें हैं, हाँ, अब मेन गेम आते हैं इंटेंसिटी पे, क्योंकि सवाल जवाब इंटेंसिटी से भी आते हैं। तो इंटेंसिटी क्या होती है भाई, इंटेंसिटी क्या होती है,
तो इंटेंसिटी जो होती है वो होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये होता है रिलेशन, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड होल स्क्वायर। अब अगर इसके बराबर है तो आई मैक्स कितना हो जाएगा यार, आई मैक्स कितना हो जाएगा? सो मैंने ए मैक्स तो पता कर लिया, ए मैक्स कितना हो रहा है, ए मैक्स इज इक्वल टू a1 प्लस a2, ए मैक्स कितना है a1 प्लस a2, तो ए मैक्स हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आई मैक्स, अंडर रूट ऑफ आई मैक्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ i1 प्लस अंडर रूट ऑफ i2, सिंपल, स्क्वायर कर दो। सो आई मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई मैक्स की वैल्यू आ रही है अंडर रूट ऑफ i1 प्लस अंडर रूट ऑफ i2 होल स्क्वायर। समझ गए? क्लियर है? दिक्कत है क्या? अरे दिक्कत का है कि यार ए मैक्स याद रख लोगे तो भी काम बन जाएगा, ये सारी चीजें थोड़ी याद रखनी है। ऐसी आई मिनिमम कितना हो जाएगा, आई मिनिमम विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ i1 माइनस अंडर रूट ऑफ i2, सिंपल सिंपल। और ऐसी आई मिनिमम की वैल्यू निकाल दूंगा तो इसका स्क्वायर कर दो, आई मिनिमम विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ i1 माइनस अंडर रूट ऑफ i2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है सर, बढ़िया बढ़िया, देखो निकाल दिया भाई, निकाल दिया, आई मैक्स भी निकाल दिया, आई1 भी निकाल दिया। कौन कौन सी वैल्यूज पे, ये भी पता ही है तुम लोगों को। यहाँ पे थीटा क्या होता है, यहाँ पे थीटा होता है 2n पाई, और यहाँ पे थीटा क्या होता है 2n प्लस 1 पाई। ओके सर, बढ़िया बढ़िया, सब निकाल दिया आपने, मजा आ गया। ठीक है, बस इतनी सी ही बातें हैं। एक और चीज यहाँ पे समझने की है कि फेज डिफरेंस जो होता है वो पाथ डिफरेंस से भी निकल के आता है, ठीक है। फेज डिफरेंस यहाँ पे ये तो बता दिया हमने कि ये फेज डिफरेंस है, ये क्या है मेरा, ये फेज डिफरेंस है वेव्स के बीच में। अभी जो फेज डिफरेंस है टाइम गैप की वजह से भी होता है और पाथ डिफरेंस की वजह से भी होता है, और पाथ डिफरेंस का फेज डिफरेंस हमको पता होना चाहिए। सो पाथ डिफरेंस की वजह से जो फेज डिफरेंस जनरेट होता है उसको कैसे बताते हैं, उसको बताएंगे सिंपल इस तरीके से कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू के टाइम्स डेल्टा एक्स होता है। कितना होता है, k टाइम्स डेल्टा x होता है। दिस इज योर पाथ डिफरेंस, ठीक है, एंड दिस इज योर फेज डिफरेंस। ठीक, सो मतलब रास्ते अलग अलग दो वेव्स चल रही हैं, उनके बीच में रास्तों का अंतराल आ गया तो भी एक फेज डिफरेंस जनरेट हो सकता है, और फेज डिफरेंस है तो भी रास्तों में अंतराल आ सकता है। ठीक है, सो हमें समझना जरूरी है क्योंकि इसकी तहत से ही हम इसको निकालेंगे, इसकी मदद से इसको निकालेंगे और फिर डाल के देखेंगे मैक्सिमम इंटेंसिटी का केस है मिनिमम का। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए कितना पार्ट डिफरेंस होगा भाई बताओ, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होगा? फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, दिख रहा है, येलो से लिखते हैं, येलो से लिखेंगे, ठीक है। फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमा डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए भाई, डेल्टा फाई मेरा हो जाएगा कितना 2n पाई, राइट। सो इसमें इसकी जगह 2n पाई इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी होती है, अच्छा के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू 2 पाई अपॉन लैम्डा, एंगुलर वेव नंबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। 2 पाई कैंसिल, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई n लैम्डा, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई n लैम्डा। फॉर मिनिमा क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई इज इक्वल टू हाउ मच 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई और यहाँ पे 2 चला जाएगा। सो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी n प्लस 1/2 टाइम्स लैम्डा। क्लियर है? यस सर क्लियर है। डेल्टा एक्स निकाल दिया, पार्ट डिफरेंस निकाल दिया भाई, मिनिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए, मिनिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए। और ये सारी चीजें अगर समझ में आ गई हैं, अगर ये सारी की सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं, तो अब चलो इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट। Two sources with intensity I0 and 4I0 respectively interfere at a point in a medium, then the maximum minimum possible intensity would be, अरे यार क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है, I max की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। अभी जस्ट समझा था, तो I1 I2 कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट I0, इसका हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट I0, दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ I0। सर इसका स्क्वायर कर दें कितना हो जाएगा 9 टाइम्स I0। क्या बात है, क्या बात है, फॉर्मूला याद है, देखो कितना सटा सट आंसर निकाला। मिनिमम कितनी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी सर
अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट माइनस अंडर रूट ऑफ I2, ये हो जाएगा आपका रूट I नॉट माइनस 2 रूट I नॉट, जो कि हो जाएगा नेगेटिव ऑफ रूट I नॉट, जिसको स्क्वायर कर देंगे। सो फाइनली रूट I नॉट का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर है I नॉट। ओके, तो आपने मिनिमम भी बता दी, आपने मैक्सिमम भी बता दी, तो बचा क्या है? अब क्वेश्चन बस आ सकता है रेशियो निकाल दो, मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो निकाल दो, 9:1। सिंपल, नीट का क्वेश्चन आ चुका है इतनी बार। ठीक है, इफ टू लाइट वेव्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी हैव इंटेंसिटी रेशियो 4:1, intensity ratio 4:1, then they interfere, the ratio of maximum to minimum intensity with the pattern will be। नीट का क्वेश्चन है ये नीट का क्वेश्चन है, देख लो। दोबारा सॉल्व करोगे क्या? अरे नहीं भाई, इंटेंसिटी रेशियो कितना है? तो एक हो जाएगा 4 टाइम्स I नॉट, एक हो गया I नॉट। पुराने क्वेश्चन जैसा ही है, पुराने क्वेश्चन जैसा ही है। तो मैक्सिमा टू मिनिमा का रेशियो कितना आ रहा है? 9:1। सिंपल सा सिनेरियो, 9:1 है आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग फ्रेमिंग कर दी। यही पूछ सकते हैं, रेशियो के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बढ़िया, समझ आ गया सर। अब आओ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे, जहां पे सारी चीजों का यूजेज होगा। ठीक है, सो YDAC एक्सपेरिमेंट बेसिकली ये है, एक सोर्स होता है, दो स्लिट्स होती है, बड़ी छोटी छोटी सी गैपिंग होती है जिसके थ्रू लाइट जा सकती है। ठीक है, और डिफ्रैक्शन होता है दोनों ही स्लिट्स पे। क्या होता है? डिफ्रैक्शन होता है। अच्छा, डिफ्रैक्शन क्या होता है सर? डिफ्रैक्शन समझाओ। डिफ्रैक्शन होता है लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, सपोज मैं ऐसे जा रहा हूं, अब मेरी जो वेवलेंथ है, मैं जो लाइट हूं, मेरी जो वेवलेंथ है, उससे कंपेरेबल साइज का अगर कोई होल मिल जाए, अगर कोई ऑब्स्टिकल मिल जाए, तो मैं सीधे ना चल के ऐसे अपना रास्ता पलट के जा सकती हूं। समझ में आया? लाइट है मेरे ही वेवलेंथ के साइज के कंपेरेबल, अगर मुझे कोई ऑब्स्टिकल मिल जाए, गड्ढा मिल जाए या रास्ता मिल जाए, एक ओपनिंग मिल जाए, तो मैं अपने रास्ते को चेंज कर दूंगी, सीधे जाने वाले रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन से कर्वीलिनियर मोशन कर दूंगी। ये बोलता है डिफ्रैक्शन। सो इसी को यहां पे यूज करते, जब लाइट रे यहां से ऐसे जाती है, इधर ऐसे जाती है, छोटा सा साइज, छोटा सा ओपनिंग दे दिया, क्या कंपेरेबल है वेवलेंथ के? हाँ जी। तो वेवलेंथ के कंपैरिजन होने से क्या होता है? ये लाइट रे यहां पे ऐसे फैल जाती है, लाइट रे ऐसे फैल जाती, जो कि आप सोचोगे ऐसे जाएगी, नहीं, वो फैल जाती है। इसका एक बहुत सटीक एग्जांपल तो ये होता है कि किसी रूम में बहुत तेज म्यूजिक बज रहा है, हल्का सा गेट खोल दो, पूरा मत गेट खोलना, हल्का सा गेट खोल दो, और आप क्या देखोगे कि भाई, अगर मान लो अपने बेडरूम में आप गाना बजा रहे हो, ठीक है, और बाहर वाले ड्राइंग रूम में मम्मी पापा दादा दादी सब बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, और आपने हल्का सा गेट खोल दिया, तो एकदम लेफ्ट कॉर्नर में बैठे दादा को भी सुनाई देगी, राइट कॉर्नर में बैठे दादी को भी सुनाई देगी, किचन में खाना बना रही मम्मी भी सुन लेंगी, और बेलन लेके आपके पास आ जाएंगी। तो एक साउंड वेव जो पतले से एरिया से जाने का रास्ता दिया मैंने, कैसे फैल गई, दैट इज डिफ्रैक्शन। और वही चीज यहां पे होती है, जो डिफ्रैक्शन होता है, इसी की वजह से यहां पे ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनने लगती हैं। समझ रहे हो बात को? ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनने लगती हैं, और इसी फिनोमिना को, इसी एक्सपेरिमेंटेशन को YDAC बोला जाता है। ठीक है, अब ये डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस कैसे बनती है सर? ये डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का कॉन्सेप्ट वही है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का। जहां पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है वहां मैक्सिमम इंटेंसिटी, जहां डार्क फ्रिंज बन रही है वहां पे मिनिमम इंटेंसिटी। सिंपल बात। एकदम इसके बीच के आगे जो बनती है उसको बोलते हैं हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या बोलते हैं? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ये तो सफेद से लाइन दे दी, सेंट्रल ब्राइट। उसके जस्ट ऊपर क्या बनेगी? उसके जस्ट ऊपर बनेगी डार्क, फर्स्ट डार्क, ये बन गई फर्स्ट डार्क। उसके जस्ट नीचे भी फर्स्ट डार्क, उसके जस्ट ऊपर फर्स्ट ब्राइट, ये भी फर्स्ट ब्राइट। तो फर्स्ट ब्राइट ये नहीं है, ये क्या है? दिस इज योर सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, ओके सर, बढ़िया। इस हिसाब से ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती है। जहां ब्राइट फ्रिंज बन रही है वहां पे क्या है? जहां पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है वहां पे क्या है? वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। वहां क्या हुआ है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। और जहां पे डार्क फ्रिंज बन रही है वहां क्या हुआ है? वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। क्लियर है? कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कहां पे? ब्राइट और डार्क पे। समझ में आ गया? हाँ जी सर, समझ में आ गया। इसका कुछ फॉर्मूला बताओ ना सर, ये कैसे पता करते हैं? इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है आपका, देखो फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला बेसिकली कैसे निकाला जाता है कि किस पॉइंट पे क्या बन रहा है, उसका फॉर्मूला है सिंपल सा, y इज इक्वल टू डेल्टा एक्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, y इज इक्वल टू डेल्टा एक्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, जहां पे डेल्टा एक्स होता है पाथ डिफरेंस मतलब ये यहां से इधर चला, ये यहां से इधर चला, इनके बीच में रास्ते का गैप है। हाँ जी, कैसे पता किया? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये एक्स्ट्रा रास्ता किसने चला? S2P ने यहां तक जाने में इससे इतना एक्स्ट्रा रास्ता ट्रेवल किया, ये है डेल्टा एक्स।
ये कैपिटल डी होती है डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंजेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन। डी होता है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। स्मॉल डी क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। कैपिटल डी होता है आपका बिटवीन स्क्रीन एंड द स्लिट्स, और ये आपका वाई सेंट्रल मैक्सिमा से वाई दूरी पे। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे डेल्टा एक्स की जगह क्या रखूंगा भाई? अगर तुमने डेल्टा एक्स की जगह एन लैम्डा रख दिया ना, अगर तुमने डेल्टा एक्स की जगह एन लैम्डा रख दिया तो सिनेरियो बन जाएगा जहां जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब जहां जहां पे ब्राइट फ्रिंजेस बन रही हैं, यानी कि मैं इसकी पोजीशन, इसकी सारे हरे वाले पट्टों की पोजीशन बता सकता हूं। समझ रहे हो? तो डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा पे क्या पता चल जाएगा? पोजीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस पता चल जाएंगी। क्लियर है? पोजीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस पता चल जाएंगी। और कैसे पता चलेंगी भाई? पोजीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस आ जाएंगी, यहां पे एन लैम्डा रख दो, सो एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक, ओके सर, बढ़िया। ऐसे ही केस 2 में क्या कर लोगे? केस 2 में जैसे ही तुमने डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 लैम्डा रख दिया तो तुम्हें क्या पता चल जाएगी भाई? पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस पता चल जाएगी, जो कि हो जाएगी एन प्लस 1/2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये पोजीशंस किसकी पता चल गई? डार्क फ्रिंजेस की। ये किसकी पता चल गई? डार्क फ्रिंजेस की। सो देखो n इक्वल टू 0 पे डालने पे क्या पता चलती है? 0 सेंट्रल मैक्सिमा वाली। n इक्वल टू 0 पे सेंट्रल मैक्सिमा, n इक्वल टू 1 पे प्लस माइनस 1 ऊपर नीचे, प्लस माइनस दोनों 1 के लिए है तो ऊपर बनेगी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी पे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, नीचे बनेगी माइनस लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी पे नीचे वाली फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, ओके सर। एक और चीज यहां पे मैं एक बताना चाहता हूं आपको, जिसे बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ। कैसे दिखाई जाती है? बीटा से। फ्रिंज विड्थ कैसे दिखाई जाती है भाई? बीटा से। क्या होती है फ्रिंज विड्थ? किसी भी ऑल्टरनेट ब्राइट फ्रिंजेस या ऑल्टरनेट डार्क फ्रिंजेस के बीच की दूरी। तो यहां पे एक बार n की जगह 1 ले लो या 0 ले लो, और दूसरी बार 1 ले लो, माइनस कर दो। यहां पे n इक्वल टू 0 ले लो, n इक्वल टू 1 ले लो, माइनस करोगे, सो बीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कितनी आ जाएगी? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसको जरा मैं डायग्राम से ही बता देता हूं। लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी बेसिकली ये दूरी है, मतलब इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक ये दूरी देख रहे हो? ये दूरी आपकी कहलाती है क्या? ये कहलाती है आपकी बीटा। और दूसरा तरीका ये होता है कि एक बीटा में पूरी की पूरी एक ब्राइट फ्रिंज और एक डार्क फ्रिंज आ जाती है। देख सकते हो पूरी की पूरी एक क्या आ गई? एक डार्क आ गई और एक ब्राइट आ गई। ठीक है, ये बीटा कहलाता है। समझ में आया? तो मतलब एक बस डार्क की अगर मैं फ्रिंज विड्थ बोलूं तो आधी हो जाती है फ्रिंज विड्थ के, बीटा/2 होती है। समझ गए? क्लियर है ना बात? ओके सर, ठीक है। फ्रिंज विड्थ भी समझ गए, बढ़िया, सब समझ गए। दूसरा केस इसमें आता है पूरा का पूरा सेटअप पानी में डाल दो। क्या करो? पूरा का पूरा सेटअप पानी में डाल दो। तो पूरा का पूरा सेटअप पानी में डालने से क्या अंतर आएगा? सोचो जरा, क्या अंतर आएगा? सारी चीजें आपके सामने इनमें अंतर आएगा, पोजीशंस में अंतर आएगा। हाँ, बिल्कुल आएगा। क्यों अंतर आएगा? क्योंकि यहां पे जो लाइट ले रहे हो उसकी वेवलेंथ डिपेंड कर रही है। देखो वेवलेंथ आ रही है हर जगह, और वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी अनऑल्टर्ड रहेगी जब भी दूसरे मीडियम में करते हो। सो इफ द एंटायर YDAC सेटअप सपोज इज इमर्स्ड इन वाटर, पानी में डाल दिया, सपोज पूरा का पूरा एंटायर YDAC को कहां डाल दिया? पानी में डाल दिया भाई। इफ entire YDAC is occurring in a medium whose refractive index is nu, so velocity कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी c/nu। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी c/nu। ठीक है, और वेलोसिटी लैम्डा का डायरेक्टली रिलेटेड होती है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है भाई, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। ये कांस्टेंट है, ये घट रही है तो ये क्या होगी? ये घट रही है तो ये क्या होगी भाई? ये भी घटेगा। तो नया लैम्डा डैश क्या हो जाएगा? तो बेसिकली चेंज क्या आता है? फ्रिंज विड्थ में आता है। फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाती है? लैम्डा डैश कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, जिसको मैं बोल सकता हूँ लैम्डा कैपिटल डी अपॉन न्यू टाइम्स स्मॉल डी। ठीक है, फ्रिंज विड्थ चेंज होती है और पोजीशंस भी चेंज हो जाती है। यहाँ पे लैम्डा डैश आ जाएगा, यहाँ पे लैम्डा डैश आ जाएगा, यहाँ भी लैम्डा डैश आ जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली चेंज कहाँ आएगा? चेंज आता है लैम्डा डैश में। चेंज आता है कहाँ? लैम्डा डैश में। ठीक है, समझ गए? सारी की सारी चीजें हैं, देख लो, पूरा क्लियर कट है, YDAC समझा दिया। ठीक है, आओ क्वेश्चंस करते फटाफट। Two coherent sources of light interfere and produce fringe pattern on a screen. Fringe pattern बना रहे हैं स्क्रीन पे।
फॉर सेंट्रल मैक्सिमा द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। कितना इजी क्वेश्चन है यार। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए भाई? 0 होना चाहिए। आंसर कैसे आ गया? चलो ला दिया तो कोई दिक्कत नहीं। आंसर नंबर ए है, 0 होना चाहिए। कितना लड्डू क्वेश्चन आया, देखो कहाँ आया, नीट 2020 में आया था, देख के सॉल्व करने वाला। ठीक है सर, बढ़िया। इन YDSC इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ्ड, क्या किया YDSC में, सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ्ड and the distance of the screen from the coherent source is doubled, then the fringe width becomes, ठीक है, ओके। कोहेरेंट सोर्सेस कौन कौन से हैं इसमें? कोहेरेंट सोर्सेस बेसिकली मतलब वो स्मॉल डी की बात कर रहा है, जो 2 स्लिट्स थी ना, जो 2 स्लिट्स थी, ठीक है, ये मेरा सोर्स है, तो ये स्मॉल डी, ठीक है, ये स्मॉल डी की बात कर रहा है। सो स्मॉल डी बोला उसने, अगर स्मॉल डी को मैंने आधा कर दिया, स्मॉल डी को क्या कर दिया? आधा कर दिया, और साथ ही साथ किसको डबल कर दिया? द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज, इस कैपिटल डी को डबल कर दिया, इस कैपिटल डी को क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो ये बताओ कि फ्रिंज विड्थ के साथ क्या होगा? तो भाई फ्रिंज विड्थ क्या है? फ्रिंज विड्थ है मेरी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। फ्रिंज विड्थ क्या है मेरी? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ओके, अब स्मॉल डी के साथ क्या कर रहे हो? सेपरेशन को मैंने आधा कर दिया है, फ्रिंज विड्थ पूछ रहे हैं ना, ठीक है। सो नया कितना हो जाएगा? बीटा डैश विल बी इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी डैश अपॉन स्मॉल डी डैश। अब डी डैश को क्या किया इन्होंने? सेपरेशन को आधा कर दिया, डी डैश को d/2 कर दिया, ठीक है, डी डैश को क्या कर दिया? d/2 कर दिया, लैम्डा तो एज इट इज रखा, और डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स को क्या किया? एंड डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट, इसको डबल कर दिया, तो इसको 2 टाइम्स कैपिटल डी कर दिया, तो ये 4 आ रहा है, 4 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यानी कि बीटा डैश जो हो रहा है वो 4 टाइम्स बीटा के बराबर हो रहा है। 4 टाइम्स है आंसर, यस, ऑप्शन नंबर, यार ये ऑप्शन क्यों आ रहा है? ठीक है, 4 टाइम्स है आंसर, समझ में आया? क्लियर है? 4 टाइम्स है आंसर आपका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, 4 टाइम्स। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ चुकी है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, इन अ Young's double slit experiment when light of wavelength 400 nanometer was used, the angular width of the first minima formed on a screen placed, okay, कितना है भाई? is 1 meter away was found to be 0.2 डिग्री। ओके, ये एंगुलर विड्थ का कॉन्सेप्ट क्या है सर? एंगुलर विड्थ का कॉन्सेप्ट क्या है? एंगुलर विड्थ कुछ नहीं है, देखो यार, सिंपल सी चीज, ये स्लिट्स हो गई मेरी, ये लाइट रे आ रही है, ठीक है, ये स्क्रीन हो गई मेरी। ओके, अभी जो स्क्रीन है बेसिकली यहाँ पे ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गई, ये फर्स्ट हो मिनिमा हो गई, ऐसे बनता जा रहा है, ठीक है। अब यहां से ये रहा, ठीक, ये रहा हिसाब, ये रहा हिसाब, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ इस पॉइंट से अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं और इस पॉइंट से इसको कनेक्ट कर दूं, तो ये जो दूरी देख रहे हो ना आप, ये डिस्टेंस जो देख रहे हो आप, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंगुलर विड्थ। ये क्या कहलाएगी? दिस बेसिकली इज नोन एज दी एंगुलर विड्थ। ओके, इसको एंगुलर विड्थ बोलते हैं। अभी एंगुलर विड्थ कैसे निकालोगे सर? ये एंगुलर विड्थ क्या है? ये एंगुलर विड्थ थीटा कैसे निकालोगे? सो थीटा की वैल्यू हो जाएगी जो भी यहाँ पे डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय रेडियस। तो रेडियस तो भाई कैपिटल डी हो गया, और डिस्टेंस मैं बता सकता हूँ क्या मैं डिस्टेंस बता सकता हूँ? बिल्कुल बता सकते हो यार, डिस्टेंस बिल्कुल बता सकते हो। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ बिल्कुल बता सकते हो। कितनी होती है विड्थ? विड्थ आपकी हो जाएगी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये फ्रिंज विड्थ हो गई, ठीक है सर, ये फ्रिंज विड्थ हो गई, डिवाइडेड बाय, ये फ्रिंज विड्थ हो गई, डिवाइडेड बाय जो रेडियस है, बेसिकली मतलब इस डिस्टेंस को कर दोगे तो क्या हो जाएगी? एंगुलर विड्थ हो जाएगी। इसको एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। क्लियर है? जो भी फ्रिंज विड्थ आ रही है, डिवाइडेड बाय डी कर दोगे तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ आ जाएगी। देख सकते हो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कितनी आ रही है? वो आ जा रही है आपकी लैम्डा बाय डी के बराबर। कितनी आ रही है? इट इज टर्निंग आउट टू बी लैम्डा बाय डी। ठीक है, कितनी? लैम्डा बाय स्मॉल डी, लैम्डा बाय स्मॉल डी आ रही है एंगुलर फ्रिंज विड्थ की वैल्यू। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? ठीक है, was found to be 0.2 डिग्री, ये 0.2 डिग्री। What will be the angular width of the first minima? भाई फर्स्ट मिनिमा की भी एंगुलर विड्थ इतनी होगी, सेंट्रल की इतनी है। तो if the entire experimental apparatus is immersed in water, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, वाटर में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? वाटर में डाल दोगे तो एंगुलर विड्थ के साथ क्या होगा? वाटर में अगर डाल दिया मैंने, सो एंगुलर विड्थ के साथ क्या होगा?
थीटा की वैल्यू हो जाएगी भाई लैम्डा डैश बाय स्मॉल डी तो चेंज कर नहीं रहे। अब लैम्डा डैश कितना हो जाएगा, लैम्डा डैश हो जाएगा लैम्डा बाय न्यू इंटू स्मॉल डी। न्यू की वैल्यू कितनी है, न्यू की वैल्यू 4/3, न्यू की वैल्यू कितनी 4/3, तो फाइनली वैल्यू रख दो, ये आ रही थी 0.2, ये लैम्डा बाय डी कितना था, ये तो 0.2 था, सो 0.2 डिवाइडेड बाय 4/3, कितना 4/3, 4 से डिवाइड कर दो, कितना आंसर आ रहा है, ये 0.6 आ जाएगा, तो 0.15 डिग्री ये आ जाएगी मेरी एंगुलर विड्थ। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, समझ में आया सबको? सिंपल सा प्रोसेस था, एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी बता दिया आपको और ये कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि भाई थीटा डैश की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, क्लियर, ओके सर, बढ़िया। नीट नेशनल 2019 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I नॉट। ठीक है, distance between two slits is d is equal to 5 lambda, okay, where lambda is the wavelength and of light used in the experiment. ठीक है, what will be the intensity in front of one of the slits on the screen placed at a distance capital D is equal to, छुपा लेना चाहिए था, कैपिटल D is equal to 10 times small d। चलो समझने की कोशिश करते, क्या क्या दिया हुआ है। इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I नॉट, ओके। सो I मैक्स जो है, I मैक्स जो है वो कितना दिया हुआ है, I मैक्स दिया हुआ I नॉट, और I मैक्स होता कितना है, I मैक्स होता है सर अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, राइट, बिल्कुल सही बोला तुमने, ओके। अब मान लेते हैं I1 और I2 बराबर है, I1 और I2 किसके बराबर है, I के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, I प्लस I का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स रूट I और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम्स I, तो मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ रही है 4I। ठीक है, क्यों किया मैं अभी बताऊंगा। अब क्या करना है, ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस कैपिटल D इक्वल्स टू 10 टाइम्स स्मॉल d। ठीक है, डायग्राम बनाओ, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स, तो ये हो गई मेरी S1, ये हो गई मेरी S2, इसके सामने देख लेते हैं, यहां पे पूछ रहा है, यहां पे भाई कितनी होगी इंटेंसिटी, यहां पे कितनी होगी इंटेंसिटी, और साथ ही साथ कुछ वैल्यूज दे रखी है। स्मॉल डी की वैल्यू दे दी 5 लैम्डा, ये दे दी उसने 5 लैम्डा, ये दे दी उसने कितनी, कैपिटल D इज इक्वल टू 10 टाइम्स स्मॉल डी, 10 टाइम्स स्मॉल डी, और डी की वैल्यू तो ऑलरेडी दे चुका है 5 लैम्डा, तो ये कितना हो गया 50 लैम्डा। कैपिटल डी की वैल्यू कितनी आ गई 50 लैम्डा। अब बताओ, और y भी पता चल जाएगा ना, ये 5 लैम्डा इससे आधे पे, इसके जस्ट सामने आधा हो जाएगा, तो ये कितनी दूरी हो गई, ये y की वैल्यू कितनी होगी 5 ऑफ लैम्डा बाय 2। तो देखो y पता है, डी स्मॉल डी पता है, ये स्मॉल डी हो गया तुम्हारा, और कैपिटल डी भी पता है, तो क्या डेल्टा एक्स बता सकते हो, पार्ट डिफरेंस क्या आएगा, बिल्कुल बता सकते हैं सर, ये फॉर्मूला लगाते हैं, y इज इक्वल टू डेल्टा एक्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, इस फॉर्मूले में डालो, y की वैल्यू कितनी 5 लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू कैपिटल डी की वैल्यू, कैपिटल डी इज 10 टाइम्स 5 लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी हो जाएगा मेरा 5 लैम्डा। ठीक है, ठीक है सर, बढ़िया 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 बढ़िया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा 2 से, तो डेल्टा एक्स मेरा कितना आ गया लैम्डा बाय 4। अब डेल्टा एक्स लैम्डा बाय 4 है, डेल्टा एक्स लैम्डा बाय 4 है, तो इंटेंसिटी कैसे पता करोगे, डेल्टा एक्स से क्या फाई पता कर सकते हो, बिल्कुल पता कर सकते हैं, कैसे, के डेल्टा एक्स, तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई अपॉन के क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, कितना 2 पाई अपॉन लैम्डा, सो 2 पाई उधर जाएगा, लैम्डा उधर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो पाई बाय 2, डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई पाई बाय 2, रख के देख लो, 2 पाई अपॉन लैम्डा रखो के की जगह, 2 पाई अपॉन लैम्डा रखोगे, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ पाई लैम्डा इसको कैंसिल कर देगा, पाई बाय 2, डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई पाई बाय 2। अब क्या करना चाह रहे हो सर, अब सिंपल सी चीज करूंगा, रूट पे जाऊंगा, रूट्स में फॉर्मूला देखो, पता है क्या, हाँ जी सर पता है, आई नेट कितना होता था, आई नेट होता था सर I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ I1 I2 cos ऑफ फाई। क्या यही होता था फॉर्मूला, क्या यही होता था, याद करो, ए नेट स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 cos ऑफ फाई, वही तो लिखा है, ए नेट स्क्वायर की जगह आई नेट लिखा, इसकी जगह I1, इसकी जगह I2, सिंपल वही कर रहा हूं बस। I1 I2 बराबर दिए हुए हैं, हाँ जी सर बराबर दिए, कितने दिए आई दिए हैं, तो आई नेट निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल, और फाई की वैल्यू पाई बाय 2 रखो, ये चीज तो देखो 0 हो जाएगी,
जैसे ही 5 π/2 रख दोगे ये चीज 0 हो गई तो बचेगा कितना, i1 प्लस i दैट इज 2i आ गया कितना मेरा i नेट आ गया। i नेट कहां आ रहा है, इसके सामने आ रहा है, यहां आ रहा है सर i नेट, यहां आ रहा है i नेट। मैक्सिमा कितना था, मैक्सिमा था सर 4i। तो पता चल गया क्या i नेट की वैल्यू i नॉट के टर्म्स में कितनी है भाई, इसका आधा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। मतलब i नेट जो आ रहा है दैट इज टर्निंग आउट टू बी जो भी मैक्सिमम है उसका आधा। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एकदम सही बोला आपने, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, नो डाउट। थोड़ा टफ साइड पे होता, टाइम भी ज्यादा लगता क्योंकि इतना पूरा प्रोसेस सोचना समझना टाइम टेकिंग तो है, बट क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है नीट 2016 का। ठीक है, काफी सारे कॉन्सेप्ट यूज कर लिए इसने, पूरा YDSC का निचोड़ दिया इसने तो पूरा। ठीक है सर, बढ़िया। अब आओ शेप ऑफ इंटरफेरेंस इन YDSC। तो देखो नॉर्मली शेप जो होता है वो हाइपरबोलिक होता है। ठीक है, जो फ्रिंजेस बनती है वो हाइपरबोलिक बनती है, लेकिन जब बहुत ज्यादा दूरी पे रख देते हैं ना सोर्स को, बहुत ज्यादा दूरी पे रख देते सोर्स को, तो क्या हो जाता है, बट इफ द स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट्स द हाइपरबोला नियरली लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ठीक है, स्क्रीन को बहुत ज्यादा दूर रख दोगे तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है, वरना नॉर्मली हाइपरबोलिक शेप्स की फ्रिंजेस बनती हैं। ठीक है, ओके, पॉइंट याद रखेंगे सर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से पॉइंट याद रखेंगे। YDSC एक्सपेरिमेंट विद व्हाइट लाइट। अब देखो क्या होता है पॉइंट, जब भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होते हैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट ही यूज करते हैं, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट यूज करते हैं, व्हाइट लाइट यूज नहीं करते। क्यों व्हाइट लाइट यूज नहीं करते, क्या रीजन है सर? व्हाइट लाइट इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि व्हाइट लाइट इज कंसिस्टिंग ऑफ 7 कलर्स, है कि नहीं, विबग्योर से कंसिस्ट होता है ना। अब विबग्योर में क्या होता है, जैसे कि आपने देखा पोजीशन जो होती है ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या है, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, है कि नहीं, और डार्क फ्रिंज की क्या है, n प्लस 1/2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। देख सकते हो इसमें लैम्डा का एक वो आ रहा है, लैम्डा का एक वैल्यू आ रही है पोजीशंस में। अब लैम्डा रेड का सबसे ज्यादा, वॉयलेट का सबसे कम। तो जब भी व्हाइट लाइट यूज करते हो तो सेंट्रल मैक्सिमा जो बनता है ना, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है यहां स्क्रीन पे, यहां पे, ये तो सबका व्हाइट बन जाता है, लेकिन फर्स्ट सेकंड जो मैक्सिमा और मिनिमा होता है वो अलग अलग पोजीशंस पे बनते हैं। फर्स्ट सेकंड मिनिमा जो होता है अलग अलग पोजीशन, मतलब कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है विल बी व्हाइट बिकॉज ऑफ वेवलेंथ विल कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हियर, हाउएवर स्लाइटली बिलो और अबव द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पोजीशंस विल बी कलर्ड, अलग अलग कलर की दिखने लगेंगी, मतलब विबग्योर तुम्हें सेपरेशन दिखने लग जाएगा। ठीक, समझ गए? ठीक है, ओके। फ्रिंज शिफ्ट कितना होता है, फ्रिंज शिफ्ट देखो कितना होता है। तो देखो आप एक अगर ग्लास स्लैब लगा रहे हो जिसकी विड्थ t है, जिसकी विड्थ t है, जिसके सामने भी लगाओगे ना वो वेव थोड़ा ज्यादा चलती है, जिसके सामने भी लगाओगे वो वाली वेव जो है थोड़ा सा ज्यादा चलेगी। मतलब S2 S1 के आगे लगा दिए तो ये वाली वेव इससे ज्यादा चलेगी, इससे ज्यादा लगाए तो ये वाली वेव इसके कंपैरिजन में ज्यादा चलेगी। तो होगा क्या कि अगर आप बीच वाले पॉइंट पे फोकस करोगे जहां पहले सेंट्रल मैक्सिमा बनता था, जहां पहले क्या बनता था, सेंट्रल मैक्सिमा बनता था, क्योंकि दोनों बराबरी की दूरी चलते थे, वो अब नहीं होगा, वो अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बहन जी ये वाली लाइट रे ज्यादा चल गई हैं। अब ये ज्यादा चल गई तो क्या हो गया, अब भाई इनको जो ये डिस्टेंस है इससे थोड़ा सा कम करवाना पड़ेगा, इससे थोड़ा कम करवाना पड़ेगा, तब सेंट्रल ब्राइट कुछ यहां बनेगी। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहां शिफ्ट हो जाएगी, ये नई पोजीशन हो जाएगी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की। तो कुछ पॉइंटर्स हैं, कुछ पॉइंटर्स है जो कि याद रखना है। एंटायर इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन अगर S1 के सामने लगाई। ठीक है, सो यहां पे केस 1 ये है, केस 1 इफ स्लैब इन फ्रंट ऑफ S1 है, इन फ्रंट ऑफ S1 है, तो क्या रिजल्ट आता है, एंटायर पैटर्न शिफ्ट्स अपवर्ड्स। कितना ज्यादा शिफ्ट हो जाता है भाई, कितना ज्यादा, तो देखो एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। कितना पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टी न्यू माइनस 1 के बराबर। कितना, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टी न्यू माइनस 1 के बराबर। अब इस डेल्टा एक्स को वहां y में रख के देखो ना, y इक्वल्स टू डेल्टा एक्स कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। सो जो पाथ डिफरेंस शिफ्ट्स अपवर्ड बाय हाउ मच, टी न्यू माइनस 1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। समझ में आया, t कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, इतना डिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। केस 2 क्या बन जाता है, केस 2 क्या बन जाता है भाई, केस 2 बनता है मेरा कि इफ स्लैब इज इन फ्रंट ऑफ S2 नीचे वाले के, तो उसमें क्या होगा, पैटर्न जो है क्या हो जाएगा, पैटर्न शिफ्ट्स डाउनवर्ड्स, पैटर्न शिफ्ट्स डाउनवर्ड्स बाय हाउ मच, यही
टी न्यू -1 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। क्लियर? समझ आ गया भाई? ठीक है सर, बिल्कुल समझ आ गया, एकदम समझ आ गया। ओके, आओ फटाफट जरा डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है जो कि मैंने बताया इंटरफेरेंस पे, कि जब भी एक छोटी से ओरिफिस या छोटे से पॉइंट के अक्रॉस अगर आप लाइट रहेगा तो लाइट फैल जाएगी। अब डिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट भी एक केस होता है। डिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है वो काफी ब्राइट होता है और उसके बाद उनकी इंटेंसिटी घटती चली जाती है। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा होता है। इसमें ये फिगर देख लो, याद कर लो, ये ग्राफ समझने की जरूरत है कि जो सेंट्रल ब्राइट की होती है उसकी इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम होती है I0, फिर उसके बाद करस्पॉन्डिंग फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा होते हैं, फिर उसके बाद जो सेकंड मैक्सिमा होता है उसकी इंटेंसिटी देखो I0/22 हो जाती है। कितनी हो जाती है? I0/22, और ऐसे वो घटती चली जाती है। सो इस टाइप का एक पैटर्न दिखता है, इंटरफेरेंस बेसिकली पैटर्न दिखता है आपको कहां पे? डिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट पे। ठीक है, आई थिंक ये चीज आप समझ गए होंगे। तो अब चलो आते हैं, बात करते हैं पोलराइजेशन के बारे में। पोलराइजेशन बड़ा काम का सिंपल सा टॉपिक है, फटाफट हो जाता है। पोलराइजेशन का मात्र मतलब ये है कि जो भी लाइटें आती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स है, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स जो हैं वो भाई कितने पूरे डायरेक्शन, मान लो सपोज वेव इधर जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर इधर भी ऑसिलेट कर सकता है, इधर 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 इधर, मतलब ये जो पूरा का पूरा प्लेन बना रहा हूं ना उसमें कहीं भी वो ऑसिलेशन कर सकता है। सपोज इधर जा रही है, ये लाइटर जा रही है, तो मेरे पूरे माथे पे ऊपर इधर 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 हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है ऑसिलेट कर सकता है। तो अब उसी से आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही उसको ऑसिलेट करने दो। उन लाइट रेस को क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड लाइट। और उसके पहले क्या होती है? अनपोलराइज्ड लाइट। जैसे कि अभी देख सकते हो अनपोलराइज्ड लाइट ही है, उसको एक पोलराइजर के थ्रू पास किया तो पोलराइज्ड लाइट यहां पे निकली। ठीक है, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट हो जाती है। अब इसको कैसे समझते हैं? तो आओ समझने का तरीका बताता हूं। सपोज एक डायरेक्शन है यहां पे, ये रहा, जिसमें लाइटर ऐसे जा रही है, एक प्लेन बनाता हूं मैं, और इस प्लेन में आपको ये बताता हूं कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में आपकी ऑसिलेट कर रही है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब लाइट डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। अब इसको क्या किया? इसको मैंने दो भागों में बांट लिया। कौन कौन से दो भाग? एक भाग भाई बांटा इधर, ये रहा, और एक भाग बांट लिया ऐसे, इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, ये डॉट का डायरेक्शन इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, एक भाग ऐसा किया, एक भाग ऐसा, मतलब कि ये जितनी भी इस डायरेक्शन में थी ना, इनके कंपोनेंट आधा इधर ले लिया, आधा इधर ले लिया। तो समझ में ये आया कि भाई अगर मैं इसको I0 बोल रहा हूं तो इसमें बेसिकली ये हो जाएगा I0/2 ऐसे ऊपर नीचे है, और I0/2 कहां है? ऐसे अंदर बाहर है। कंपोनेंट्स ले लिए सबको, इसको मैंने तोड़ दिया दो भागों में, दो एक्सिस के अलोंग, एक तो ऐसा वाला और एक ऐसा वाला। क्लियर? ठीक है सर, तोड़ दिया। अब इसको एक पोलराइजर से पास कराया। इसको क्या किया? पोलराइजर से पास कराया। पोलराइजर से पास कराया तो ये वाली जो है इस डायरेक्शन में जो ऑसिलेट कर रही थी वो तो पास नहीं हो पाएगी, क्योंकि अलाउड तो मात्र इस डायरेक्शन में है, तो ये वाली चली जाएगी। तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी सर? I0। कितनी हो जाएगी? I0। और उसके बाद एक एनालाइजर के थ्रू पास करा। एनालाइजर क्या है? एनालाइजर वर्टिकल के साथ एक थीटा एंगल पे सिचुएटेड था। ठीक है, एनालाइजर जो था वर्टिकल के साथ एक थीटा एंगल सिचुएटेड था, और यहां पे ये वाली लाइटें ऐसे निकल पाती, ऐसा था एनालाइजर। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? इसके थ्रू पास होने के बाद अब लाइटें कैसी निकलेंगी? इस डायरेक्शन में पोलराइज्ड। ठीक है, और इनकी जो ये कितना, ये हो गया I0/2, क्योंकि एक ही डायरेक्शन को ध्यान दे रहे हो। और इसके बाद जब ये निकलती है ना, तो ये इंटेंसिटी इसके cos स्क्वायर थीटा होती है। यहां जो इंटेंसिटी होती है दैट इज I0/2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो तुमने फिनोमेना देखा है cos स्क्वायर थीटा, इसी को मलूज लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मलूज लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये एक तरीका हो गया पोलराइज करने का लाइट को विद द हेल्प ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। ठीक है, यही एक तरीका होता है क्या? नहीं, और भी तरीके होते हैं। स्कैटरिंग के थ्रू होता है, स्कैटरिंग के थ्रू भी पोलराइजेशन होता है। कैसे होता है? स्कैटरिंग के थ्रू पोलराइजेशन में लाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट रे अनपोलराइज्ड है, स्कैटर हुआ और स्कैटर पोलराइज हो गए। ठीक है, सो स्कैटरिंग के थ्रू भी पोलराइजेशन होता है। रिफ्लेक्शन के थ्रू भी पोलराइजेशन होता है, जहां पे ब्रूस्टर एंगल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। कैसे? देखो, इंसिडेंट लाइट रे आ रही है, अनपोलराइज्ड है, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ये जा रही है, यहां पे क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा, ये रिफ्लेक्ट हो गई। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कितनी है? वो पार्शियली है, वो पार्शियली पोलराइज्ड हो गई, पार्शियली पोलराइज्ड। और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है ये कंप्लीट सॉरी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पोलराइज्ड हो गई कंप्लीटली, और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो पार्शियली पोलराइज्ड हो गई। किस सिनेरियो में? उस सिनेरियो में जबकि रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है। जब ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? ब्रूस्टर एंगल। क्या बोलते हैं इस एंगल को? इस एंगल को कहा जाता है
ब्रूस्टर एंगल। ठीक है, ब्रूस्टर एंगल कितना होता है? जब तुम एक ऐसे एंगल पे लाइट रे को इंसिडेंट करवाओ ताकि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड परपेंडिकुलर हो जाए, और रिफ्लेक्टेड तुम्हारी पोलराइज हो जाती है, रिफ्रैक्टेड पार्शियली पोलराइज हो जाती है। ठीक है, तो क्या मैं ब्रूस्टर एंगल की वैल्यू बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकता हूं, बिल्कुल बता सकता हूं। सपोज करो इसका मीडियम μ1 था, इसका μ2 था, ये r हो जाएगा। अब देखो ये I है, ये I हो गया क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है, ये 90 है तो ये R हो गया। अब इसमें लीनियर पेयर बन रहा है तो ये I प्लस R की वैल्यू 90 होनी चाहिए, I प्लस R की वैल्यू 90 होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सर। ठीक है, इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओ, इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओ, स्नेल्स लॉ लगाओ तो क्या हो जाएगा? μ1 इंटू साइन I इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन R। ठीक है, साइन R की जगह क्या रख दूंगा? 90 माइनस I, तो साइन ऑफ 90 माइनस I हो जाएगा μ2 इंटू साइन ऑफ 90 माइनस I। साइन ऑफ 90 माइनस I कितना हो जाएगा? कॉस I के बराबर, ये हो गया μ1 इंटू साइन I हो गया। ठीक है, यहां से क्या समझ में आ रहा है? यहां से ये समझ में आ जाएगा सर, tan I जो आ रहा है दैट इज टर्निंग आउट टू बी μ2 इज टू μ1, और यहां से फिर क्या पता चल जाएगा? I की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स μ2 इज टू μ1। ये है मेरा ब्रूस्टर एंगल। ठीक है, ये क्या है मेरा? दिस इज बेसिकली माय ब्रूस्टर एंगल। ठीक है, समझ में आ गया ब्रूस्टर एंगल का कॉन्सेप्ट? बिल्कुल सर। सो क्या पता चला हमें? पोलराइजेशन किस किस से हो सकता है? पोलराइजेशन पोलरॉइड एनालाइजर, पोलराइजर के थ्रू हो सकता है, या फिर स्कैटरिंग के थ्रू हो सकता है, या फिर रिफ्लेक्शन के थ्रू भी हो सकता है। आओ एक क्वेश्चन करते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ प्लेन surface of a material of refractive index nu. At a particular angle of incidence I, it is found that the reflected and refracted rays are perpendicular to each other. ठीक है, ब्रूस्टर एंगल वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट इन द सिचुएशन? ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इनमें से? रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विद इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। बिल्कुल सही, यही ऑप्शन सही है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विद इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल टू, नहीं, पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस नहीं, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस होता है। I इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/μ होता है, नहीं, I इज इक्वल टू tan इनवर्स न्यू होता है। न्यू मतलब जिस भी मीडियम, जैसे μ2 क्या है? इसका सरफेस है, इस मीडियम में आ रही है, यहां से तो एयर से इधर आ रही है, ये एयर दिया हुआ है, इससे एक मीडियम में आ रही है, तो μ2 ऊपर आ रहा है ना, तो tan इनवर्स μ है। ठीक है, सो इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल ही हो गया, इन दो में बचा था। तो ये आपको याद रखना है कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे इज पोलराइज्ड, इट इज पोलराइज्ड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ठीक है सर, बढ़िया, समझ आ गया। ओके, क्या बात है। तो देखो यार, बढ़िया, इससे अच्छा क्या हो सकता है? हमने पूरा का पूरा वेव ऑप्टिक्स समाप्त कर दिया है, पूरा का पूरा वेव ऑप्टिक्स से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब खत्म कर दिया है। अब जाओ, जो आपके नोट्स हैं उठाओ, देखो समझ में आए कि नहीं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि नहीं। कुछ भी डाउट रहता है तो मुझे बताओ कॉमेंट्स में, आई ट्राई टू आंसर यू पीपल। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। और अगले सेशन में हम क्या करने वाले हैं? हम मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 1, पार्ट 2 करेंगे, और सेमीकंडक्टर, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको हम कंप्लीट करेंगे। और बस फिर आप एकदम रॉक सॉलिड रेडी हो। साथ ही साथ यार देखो, आपके प्रेडिक्शन पेपर की सीरीज लाइव हो चुकी है, प्लीज उनको देखो। श्री चैतन्य के पेपर्स हैं वो, जो कि रैंक प्रोड्यूसर है। अगर इस कंट्री में कोई रैंक प्रोड्यूसर है तो श्री चैतन्य से अलावा कोई नहीं है। वो श्री चैतन्य की लेगेसी ये दिखाती है, अगर उन पेपर्स को कर लिया तो बॉस रैंक पक्की है। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो पेपर्स देख सकते हो, प्लीज डू गिव देम अ लुक, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपके जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल पे होगा। ट्रस्ट मी, वो क्वेश्चंस ऐसे डिजाइन्ड है। ठीक है, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।